This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 आस्थापनोपगण महाकषाय त्रिवृत बिल्व पिप्पली कुष्ठ सरशप वचा वत्सप फल शतपुष्पा मधुक मदनफलानि इति दशैमानि आस्थापनोपगानि भवन्ति। अब इसमें ऐकू येते ना रे? हेलो, ऐकू येते ना? हो सर, येते। अब इसमें जितने भी द्रव्य है सभी परिचित है। कोई ऐसा द्रव्य नहीं कि जिसका नाम कभी सुना नहीं है। रुचिर है, ये पुनर्नवा है, श्वेत पुनर्नवा। बाकी सब हमें परिचित है और सबके प्रभाव और कर्म हमें ज्ञात है। तीव्रत विरेचन प्रभाव है, बिल्व वृक्षग्राही है, लघु पाचन वृक्ष अग्निकृत ऐसा बिल्व है। पिप्पली सबको पता है, कुष्ठ भी सबको पता है, सरसप तीक्ष्ण है, वचा तीक्ष्ण है, शतपुष्पा दीपन है और मधुर है, मधुक मधुर है, यष्टि मधु। मदन एक द्रव्य है जो वामक है और प्रभाव से पूरे शरीर में फैलने की क्षमता उसकी है। इन सबको आस्थापनोपगम में लिया है। आस्थापनोपग का अर्थ आस्थापन कार्य जो भी अपेक्षित है, आस्थापन बस्ते का जो कार्य अपेक्षित है उसके समान गुण का किंतु न्यूनतम अल्पतम, उससे कम है, वही कार्य करेगा जो निरोह बस्ती करेगा। अब हमने स्नेहोपक देखा, वमनोपक देखा, स्वेदोपक देखा, विरेचनोपक देखा। इन सबसे ये थोड़ा भिन्न है। स्नेहन का एक विशिष्ट गुणधर्म था, उसके समान। स्वेद का विशिष्ट गुणधर्म था, उसके समान। वमन का विशेष प्रभाव है, उसके समान। विरेचन द्रव्य का विशेष प्रभाव है, उसके समान गुणों का। ये हमने देखा। अब यहाँ पर प्रभाव द्रव्यों का नहीं है, अन्यों में द्रव्य प्राधान्य था। द्रव्यों के प्रभाव से कार्य उसके समान गुण का द्रव्य आपको चयन करना था। यहाँ बस्ती का कार्य महत्व का है, अस्थापन का, और वो कार्य करने में जितने भी द्रव्य काम में विशिष्ट कार्य को लक्षित करके कार्य करने वाले सभी द्रव्य आस्थापनोपग बनते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आस्थापन का जो वर्ग है, आस्थापन करने वाले द्रव्यों का, वो बड़ा विचित्र है। विमान स्थान का 8वां अध्याय निकालिए। अंत में षट स्कंध है, आस्थापनोपग षट स्कंध ऐसा वर्णन है अंत में 8वें अध्याय में। निकालो उसको, बड़ा विशेष विषय है ये, इसलिए मैंने खास निकालने के लिए कहा है।
अब देखिए इसमें 6 स्कंद है। पहला स्कंद है मधुर स्कंद, उसका वर्णन कहते हैं। इसके ऊपर का एक श्लोक है, इसके ऊपर का, उसमें उन्होंने कहा कि हम अस्थापन द्रव्यों के 6 स्कंदों का वर्णन कर रहे हैं। अस्थापनोपगानी, अस्थापनानि। देखिए, यत्तु षड्विधम आस्थापनम एक रसम आचक्षते विषयः। हम 6 रसों के 6 स्कंद अस्थापन स्कंद बता रहे हैं, किंतु एक रस है, दुर्लभ है, इसलिए संश्लिष्ट रस के द्रव्य हमने चयित किए हैं। और उसकी व्यवस्था यह है कि भूयस्त्वत्ताद्रव्याणाम मधुराणि मधुर प्रायाणि। भूयिष्ठ है, मधुर भूयिष्ठ है। मधुर विपाकिनी मधुर प्रभावानी मधुर स्कंदे मधुराणि एवं कृत्वा। मधुर स्कंद में लिए हैं हमने, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मधुर स्कंद में द्रव्य से मधुर मधुर ही है, केवल नहीं। मधुर भी है, कषाय भी है, मधुर भी है, पित्त भी है, मधुर भी है, कटु, ऐसे हैं। किसी का विपाक मधुर है, किसी का प्रभाव मधुर है, किसी का रस मधुर है, ऐसे सभी का हमने चयन किया है। और यही अवस्था 6 स्कंदों की है। ये पहला मधुर स्कंद है, मधुरादि। अब दूसरा देखिए, मधुर के बाद अम्ल है। ये आम्र है। उसके बाद लवण है। उसके बाद तिक्त है। कटु है, तिक्त है, इस प्रकार 6 स्कंद दिए हैं। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास कैसे करना मैं भी बताता हूँ। देखिए, चरक का पहले अध्याय में श्लोक नंबर 40 निकालिए। सिद्धि स्थान का पहला अध्याय। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 40। एक मिनिट, हाँ सॉरी, नंबर चुकला। 6वां नंबर, श्लोक नंबर 6। स्नेहन की याच्या आधीचा समीक्ष 6वां। सिद्धिस्थान 6 सिद्धिस्थान 1 ना सर? पहला अध्याय, हाँ सॉरी, तीसरा अध्याय 6वां श्लोक। तीसरा अध्याय 6वां श्लोक। चरक संहिता सिद्धिस्थान अध्याय 3 सूत्र क्रमांक 6। समीक्ष दोष औषध देश काल सात्म्य अग्नि सत्व आदि वयोबलानि वस्तिः प्रयुक्तः नियतं गुणाय स्यात् स्वकर्माणि च सिद्धिमन्ति। निरुपस्थित सभी कार्य कर सकता है, यानी सभी व्याधियों में सभी दोषों का
शमन करने का अथवा शोधन करने का कार्य करता है। और साथ में ये निरोह द्रव्य, इनके कार्य की सीमा बड़ी व्यापक है। ये वर्ण है, ये नेत्र है, ये कंठ है, ये बल्य है, ये वृष्य है। ऐसे इनके कार्य भिन्न भिन्न है। सिद्धिस्थान के 12वें अध्याय में इनके बड़े कार्य के ज्ञापन वस्तियां दी है। ज्ञापन ये सभी निरोह वस्तियां हैं। इसलिए बस निरोह स्कंध में अब ये जो श्लोक हमने देख रहे हैं, ये कहता है बस्ती ही स्यात्। बस्ती ये प्रथमा एक वचन है। स्यात्, स्यात् ये क्रियापद है। नियतम गुणाय, नियतम गुणाय स्यात्, यानी आप जिस इच्छा से बस्ती देना चाह रहे हैं उस गुण को निश्चित देती है, दे सकता है। इसलिए लेकिन उसके लिए नियम है। दोष कौन सा है, देश कौन सा है, काल कौन सा है, सात्व्य कौन सा है। सात्व्य यानी विपरीत, देश काल इनके विपरीत। अग्नि की अवस्था क्या है, सत्व बल कैसा है, वय कैसा है, इन सबको देखकर यदि आप द्रव्य का चयन करते हो विशिष्ट उद्देश्य मन में रखते हुए, तो ये बस्ती, अस्थापन बस्ती सर्वकर्माणि सिद्धिमंती। इस प्रकार देवा बस्ती सर्वकर्माणि सिद्धिमंती। सिद्धिमंती ये सिद्धिमत शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। जगत के समान, जगती, सिद्ध जगंती, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सिद्धिमंती विशेषण है, वकाधावी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना, ये विशेषण सिद्ध धातु से बना है। सर्वकर्माणि सिद्धिमंती स्यात्, सभी कर्म कर सकते हैं। यानी इसका कार्य किस पर निर्भर है, द्रव्यों पर निर्भर है। व्याधि, दोष, इन पर निर्भर है। वर्ण चाहिए तो वर्ण के लिए बस्ती, कंठ चाहिए तो उसके लिए बस्ती, नेत्र के लिए चाहिए बस्ती, वृष्य चाहिए उसके लिए। इस प्रकार आप द्रव्यों का भेद कर सकते हो। इसलिए अस्थापन स्कंद का संचय 6 रसों का है। जहां जीवनीय कार्य अपेक्षित है वह 6 रस देंगे। जहां अम्ललवण अपेक्षित है, वातशमन अपेक्षित है, वहां अम्ल लवण देंगे, अम्ल लवण मधुर देंगे। जब पित्त शमन अपेक्षित है वहां पर मधुर तिक्त देंगे, कषाय देंगे। जहां धातु वृद्धि करनी है वहां पर मधुर देंगे। जहां रक्त वृद्धि करनी है वहां पर अम्ल देंगे। कंठ देना है, कटु देंगे और कंठ द्रव्य उनका प्रयोग करेंगे। नेत्र देना है, त्रिफला देंगे। ऐसी भिन्न भिन्न पद्धति से गणों की रचना, इसलिए 6 स्कंदों की रचना की है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब प्रश्न आता है इसके बाद, निरूपस्ति का अभिप्रेत कार्य क्या है। तो देखिए, अध्याय 3 श्लोक नंबर 2, नहीं श्लोक, हाँ, अध्याय 8 श्लोक नंबर 64, 8वां अध्याय श्लोक 64। सिद्धिस्थान का 8वां अध्याय, सिद्धिस्थान 8वां अध्याय
श्लोक क्रमांक 64, 65, 66 तीनों पढ़ने हैं। सर उसमें 64 श्लोक नहीं है, अध्याय 9वां या 10वां होगा। हाँ, पहले 64 गया, सिद्धिस्थान अध्याय, हाँ सॉरी, सिद्धिस्थान अध्याय 7, मैंने गलत लिखा है, लिखने में गलती हुई है। सिद्धिस्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 64। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 64। आपादतल मूर्धस्थान दोषान पक्वाशये स्थितः वीर्येण बस्तिः आदत्ते खस्थः अर्को भूरसान् इव। ये श्लोक महत्व का है बस्ती के विषय में। आपाद, आपादतल, आमूर्धा, आ शब्द का प्रयोग दोनों अर्थ में किया जाता है। ये सामासिक शब्द है। आपाद यानी पैर से प्रारंभ करते हुए, और आतल यानी मस्तक तक, आजीवन यानी जीवन भर, आजन्म यानी जन्म से प्रारंभ, इस प्रकार ये आपद लगता है। ये सामासिक शब्द है। तो आपाद, पादतल, और आमूर्धस्थ, मूर्धस्थान, ये द्वितीय बहुवचन है। दोषान द्वितीय बहुवचन है। मूर्धस्थान दोषान, पादतलस्थान दोषान, मध्यस्थान दोषान, स्ववीर्येण बस्तिः आदत्ते। बस्तिः ये करता है, आदत्ते दा धातु है, देना, आदत्ते लाना, आकर्षण करना, आ उपसर्ग है, आदत्ते। अपकर्षति, कैसे? स्ववीर्येण, अपने बल से, अपने प्रभाव से। सब हाँ, बस्ती का ये सामूहिक प्रभाव है। कैसे? खस्थः, ख यानी आकाश, खस्थः यह सामासिक शब्द है। ख आकाशे, स्थितः इति खस्थितः, आकाश में स्थित अर्को, अर्क यानी सूर्य। स्थित शब्द एक अभूधावी है। स्था धातु का स्थित होता है, बैठा हुआ, स्थिर है। ख में आकाश में बैठा हुआ सूर्य जैसे भूरस को आकर्षित करता है, शोषित करता है। बैठा है आकाश में, रस पीता है भूमि का ग्रीष्म ऋतु में। वैसे पक्वाशय में दिया हुआ बस्ती स्ववीर्येण आपाद तल मूर्धस्थान दोषान अपकर्षति, यानी इसका कार्य व्यापक है। एक ये शोधन का है। जब हम निरूह बस्ती शमन के लिए देते हैं, तब ये शमन द्रव्य पूरे शरीर में गमन करते हुए उनका शमन करता है। शोधन करते समय शोधन करता है, इसलिए शोधन के द्रव्य थोड़े भिन्न हो गए और अन्य निरोह के बस द्रव्य थोड़े भिन्न हो गए। अन्य निरोह में यापन बस्ती या निरोह बस्ती है अभी, जो बल्य है, शुक्र कर है, संतान कर है, बल्य है, नेत्र है, कंठ है, सभी है। मांस वृद्धि कर है, मेद वृद्धि कर है, रक्त वृद्धि कर है, सभी है। लेकिन उनको अस्थापन कहा जाता है। वो भी बस्ती में रहते हुए स्ववीर्य से अपने अपने धातु को बढ़ाता है या अपना अपना कार्य करता है। ये बस्ती का कार्य है, अस्थापन बस्ती का कार्य है।
अब पहला कार्य महत्व का है, आपार तल मूर्धस्थान दोषान बाहर निकाल, शरीर से बाहर निकालना पूरे शरीर के। अब देखिए उसके बाद का श्लोक, यदवत, यदवत, यद यानी जैसा, जिस प्रकार, यदवत ये सामासिक शब्द है, जिस प्रकार, वत लगाकर तुलना की है, तुलना करने के लिए वत का प्रयोग किया जाता है, इसको वत प्रत्यय कहा जाता है। ये तद्धित प्रत्यय है। यदवत यानी जिस प्रकार, हरेत पटः, हरेत ये क्रियापद है, हरेत पटः, पट यानी वस्त्र, पट ये करता है, कपड़ा ले लेता है, क्या लेता है, रागम, ये जो बीच में शब्द है कुसुम संश्रिता तोयात रागम, तोयात का तो अलग निकालना है और रागम शब्द अलग निकालना है। तोयात तो का द होता है संधि में, तो उसको तो अलग निकालना है, और रागम शब्द अलग निकालना है। रागम यानी रंग, वर्ण। रागम हरेत पटः, हरेत ये क्रियापद है, खींचता है, लाता है, पटः यानी वस्त्र, कहाँ से लाता है, तोयात, तोयात पंचमी है, पानी में से। कैसा पानी, कुसुम्ब संश्रितम, कुसुम्ब सम्मिश्रण, कुसुम्ब नाम की वनस्पति है जिसका रंग लाल होता है। कुसुम्ब यानी अपना जवस, कुसुम्ब का तेल बनाते हैं ना, प्रमेय ग्रह, दृष्टि ग्रह, तो उसको कुसुम्ब, कुसुम्ब संश्रित, कुसुम्ब का रंग पानी में यदि है और उसमें आपने कपड़ा डाला तो वो क्या करता है, वस्त्र पटः रागम हरेत, पट करता है रागम, ये कर्म है, हरेत ये क्रियापद है। कैसा, पानी मिश्रित है, कलर रंग है उसमें, और उसमें अपने पस्ते डुबाया तो वो खींच लेता है ना, इस प्रकार। अब आगे की उपमा क्या है, इसको दृष्टांत तंत्र युक्ति कहते हैं। आगे क्या लिखा है, तद्वत, ये तद्वत भी अधिक प्रत्यय है। तद यानी उस प्रकार, वत यानी प्रकार, तुलना, तद्वत, तद्वत निरूहो निर्हलेन मलान, निरूहो, निरूहो, निरूहो विसर्ग है, उसका ओकार हुआ है, निरूह ये करता है, मलान हरेत, मलान ये कर्म है, हरेत ये क्रियापद है। निरूह मलान हरेत, कैसे मलों को, तद्वत द्रवीकृतान मलान, द्रवीकृतात् देहात, शरीर में द्रवीकृत, स्नेह स्वेदादि से द्रवीकृत यानी विलयित कृत दोषों को ये निरूह बस्ती निर्हरण करता है, यानी दोषों को विलयित करना अनिवार्य है। आस्थापन के पूर्व अभ्यंग स्वेद और अनुवासन देकर दोषों को विलयित करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। अब ये हुआ सामूहिक कार्य उसका, इसके अनेक कार्य हैं। एक तो मैंने शोधन कहा, दूसरा ब्रोंघन कहा, और तीसरा कार्य वह है, वो देखिए अपेक्षित कार्य, अध्याय 1 श्लोक नंबर
40। नाभि प्रदेशम, देखिए ये बस्ती के स्थानिक कार्य क्षेत्र है, सर्वाधिक कार्य तो करता ही है, लेकिन पक्वाशय में उसका क्षेत्र बताया कार्य करने का। नाभि प्रदेशम, ये पूरा पट्टा नाभि का। कटी, कुक्षी, इन सब में प्रवेश करता हुआ पक्वाशय में, इन सभी समीपस्थ स्थानों में, कटी समीपस्थ, नाभि समीपस्थ, पार्श्व समीपस्थ, कुक्षी समीपस्थ, प्रदेशम गत्वा, नाभि प्रदेशम गत्वा, कटी प्रदेशम गत्वा, कुक्षी प्रदेशम गत्वा, गत्वा ये त्वांतव्य है, पूर्वकालवाचक है, यानी पहले पक्वाशय में फैलता है, अब उसके बाद दूसरा और एक कार्य करता है, इसलिए दूसरा एक त्वांत, एक लेवंत लगा है, इसको कहते हैं पूर्वकालवाचक अव्यय। त्वा और लिय प्रत्यय लगा के, लिय तब लगता है जब उसको उपसर्ग हो, और त्वा लगता है जो केवल धातु है। गत्वा ये त्वांत है। और अब दूसरा शब्द है लोढ़्य, तो उसको भी लगा है, इसलिए लोढ़्य किया। विलोढ़्य यानी सबको बस्ती में मिलाकर, विलोढ़ित करके, बस्ती द्रव्य जो अपने दिया है, उस बस्ती द्रव्य में शकृत और दोषचय, पक्वाशय में दो जो भी दोष है, आमदोष है, श्लेष्मा है, पित्त है, शकृत है, मल है, इनको विलोड़ित करते और शरीर को स्निग्ध करते हुए सपुरुष दोषः, दोषों को, पुरुष को स्निग्ध करते हुए, शरीर में दोषों को शरीर में जाकर दोषों को स्निग्ध करता है, और कोष्ठ में पुरुष को स्निग्ध करता है, और फिर सुखेन एति, सुख पूर्वक बाहर आता है। सुखेन एति च यह सहा बस्ती, यानी इसका कार्य कैसा है, विलोढ़न करना है, पक्वाशय में जाकर विलोढ़न करना है, और साथ में स्नेह, काय का, शरीर का स्नेहन करना है, और पुरुष और दोषों को बाहर, शरीर से दोष और कोष्ठ से पुरुष और दोषों को बाहर निकालने का कार्य इस निरोह को करना है। अब इसके अनुसार द्रव्यों का चयन होता है, और ऐसे कार्य करने वाले द्रव्य में मदद करने वाले द्रव्यों को, समान गुणों के, उनकी गुणवृद्धि करने वाले द्रव्यों को आस्थापनोपग माना जाता है। बिल्व, पिप्पली, सरशप, पुनर्नवा, तीव्र, मदन। मदन फल इसलिए डाला जाता है कि उसमें विकासी गुण है, पूरे शरीर में फैलने की क्षमता है, इसलिए जब दोषों को पूरे शरीर से बाहर निकालना है, तब आपको कुछ मात्रा में मदन फल डालने से लाभ होता है, दोष शरीर से बाहर निकलते हैं, द्रवित होकर बाहर निकलते हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप बस्ती के संपूर्ण विविध कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन बस्ती का आस्थापनोपग द्रव्य को चयन करना है आपको।
अब इसमें और एक बात है, और एक विशेष है, वो बताता हूं। तो उपगमे और अन्य कुछ कितने भाव आते हैं। अध्याय 3 श्लोक नंबर 15। अध्याय 3 श्लोक नंबर 14-15। बरोबर आहे सर? हो, 15 घ्या, 14-15 घ्या. चरक सिद्धीस अध्याय 3 सूत्र क्रमांक 14. अष्टौ फलानि अर्धतुलां च मांसात् छागात् पचेत् अप्सु चतुर्थशेषं पूतं यवानि फल बिल्व कुष्ठ वचा शतावा घन पिप्पलीनां अल्कैः गुडक्षौद्रघृतैः सतैलैः युतं सुखोष्णैः तु पीचुप्रमाणैः गुडात्पलं द्विप्रसूतां तु मात्रां स्नेहस्य युक्त्या मधुसैंधवं च. अब देखिए, अब इसमें एक कल्प दिया है बस्ती का, निरोह बस्ती का। अब उसमें उसका नाम बलादि कल्प है। बला कुरुचि त्रिफला रासना, 2 पंचमूल दशमूल ऐसे उनका गण है। और उसमें अर्ध तुला मांस डालना है, छाग मांस। उसको क्वाथ पद्धति से क्वाथ बनाना, क्वाथ में फिर मांस डालना, छाग मांस, और 1/4 शेष रखना जो भी बनाया है उसका। तो वो सब करना है, उसका काम ये करके करना है। अब उसको छान लेना है, और छानने के बाद देखिए इसमें अब सभी आपके गण के द्रव्य डाले हैं। आस्था पूर्वक द्रव्य के डाले हैं। देखिए, यवानी फल यानी पिप्पली, फल यानी मदन फल, बिल्व, कुष्ठ, वचा, शतपुष्पा, पिप्पली नाम। अब ये सभी तो इसमें कल के रूप में डालने हैं। क्यों डालना है बाद में बताता हूं। और साथ में इसमें हर एक पे नहीं डाला, इसमें गुड़ डाला है। अब ये कितना डाला है? कल का पिचु प्रमाण, पिचु यानी कर्ष 1 तोला, गुड़ 1 कल, 2 प्रसृत स्नेह, और युक्ति से मधु और लवण, और तैल की मात्रा दोष के आधार पर बनती है। वातज में 1/4, पित्त में 1/6, और कफज में 1/8। अब ये जो कल्क है, ये कल्क प्रायः जिन द्रव्यों का बस्ती दिया जाता है उन्हीं के कल्क का होता है प्रायः। नहीं तो अन्य द्रव्यों का भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अन्य द्रव्यों का बनाया है। ये आस्थापनोपग के रूप में किया है। ये क्यों किया और क्यों मिलाया? आस्थापन का जो कार्य है उस पे मैंने आपको एक शब्द बताया था, गत्वा विलोढ्य। विलोढ्य ये लेबंत है, मैंने बताया था। विलोढ्य, विलोढ्य यानी सब मिलाकर, आलोढ़ित करते हुए मल को, दोषों को, शरीर के कोष्ठ के दोषों को आलोढ़ित करके बाहर निकालने वाला, ये आलोढ़न का काम ये कल्क करता है। और ये कल्कश लक्षण होना चाहिए। अब ये कल्क मथित करना है, डालकर ऐसे नहीं देना, मथित कर, खजेन मथित, मथितम खजेन डालना है, तब जाकर ये कार्य करता है।
अब ये कार्य कैसे करता है? यदि आप दशमूल का बस्ती दोगे बिना कल्क डाले, शीघ्रता से बाहर आता है। और कल्क डालो तो उसको नाति द्रव नाति घन अवस्था आती है, इतना कल्क सब मिलाकर डालना है। वो द्रव तो रहे लेकिन नाति द्रव रहे और अंदर रह जाए इतना घन भी न है। ऐसा होने के कारण वो अंदर दीर्घ काल तक रहते हुए आलोड़न का कार्य करता है, शरीरस्थ दोषों का और कोष्ठस्थ दोषों का भी। ये आस्थापनोपक का कार्य है। इस कार्य के लिए द्रव्य कैसे चयन करना ये अपने निर्भर करता है। अब इसमें भी थोड़ा परिवर्तन कभी कभी होता है। रोगी का बल तीक्ष्ण है तो बस तीक्ष्ण दिया जाता है, रोगी का बल मध्य है तो मध्य द्रव्य डाले जाते हैं, और रोगी का बल यदि अत्यंत मृदु है तो मधुर रस डाले जाते हैं। जैसे निकालिए श्लोक क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 63। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 63। तीक्ष्णत्वं मूत्र पीलु अग्नि लवण क्षार सर्षपैः प्राप्तकालं विधातव्यं क्षीराद्यैः मार्दवं तथा। अब यदि आपको शोधन करना है, पूरे शरीर के दोषों को निकालना है, व्याधि बलवान है, शरीर बलवान है, दोष बलवान है, तो आप क्या करोगे? बस्ती को तीक्ष्ण बनाएंगे, यानी उसमें मूत्र डालेंगे, पीलू डालेंगे, चित्रक डालेंगे, लवण डालोगे अथवा क्षार डालोगे अथवा सर्षप डालोगे। लेकिन कब डालना है? प्राप्त कालम। प्राप्त कालम यानी दोष निकलने की अवस्था में है, उनको आपने पक्व किया है, द्रवित किया है, पक्व द्रवित किया है, विलयित किया है, तब जाकर आप तीक्ष्ण द्रव्य डालें। नहीं तो प्रचंड शूल होता है, दोष निकलते नहीं है, शूल होता, केवल शूल होता है और थोड़ा थोड़ा दोष निकलता है, लेकिन पूरे शरीर के दोष नहीं निकलते। इसलिए प्राप्त कालम, दोषों का पाचन किया है, निरामावस्था रही है, क्रियागत दोष है, धातुगत है, शाखागत है, धातु प्रदोष है, उनको पचित किया, द्रवित किया, स्नेहन देकर विलयित किया, श्वेत देकर विलयित करके तरंगित किया। वो तो शरीर में तरंगते हैं, फिर इसके साथ द्रव में आते रहते हैं, और फिर आपने तीक्ष्ण बस्ती दिया। तो ये अब तीक्ष्ण बस्ती बनाने के लिए आपने क्या किया? बस्ती को तीक्ष्ण बनाने के लिए आस्थापनोपग द्रव्यों के साथ आपने तीक्ष्णत्व भी दिया थोड़ा सा। अब ये भी आस्थापनोपग बन गया। और यदि बहुत मृदु देना है तो क्षीर डालो, क्षीर देकर शांति से निकालो। इस प्रकार ये आस्थापन द्रव्यों में विविध द्रव्यों का उपभोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। लवण भी आस्थापनोपग है, कटु द्रव्य भी आस्थापनोपग है, इसलिए गोमूत्र है। क्षार भी है, मात्रा में कम है, बहुत कम डालते हैं, स्वाद जैसे डालते वैसे ही डालते हैं, मदद करने के लिए थोड़ा सा डाला जाता है। इस प्रकार ये आस्थापनोपग द्रव्यों का उपयोगिता चिकित्सक के हाथ में है। कैसे करना, कितना शोधन करना और कौन से द्रव्य उसमें मदद के लिए डालना,
ये हुआ। अब हमारा दूसरा अध्याय, उस पर जाएंगे हम। कहाँ पर थे, वहां जाएंगे अब। उससे पूर्व कुछ तो एक क्वेश्चंस है, क्या वो पूछ लूं आपको पहले? वो पिछले लेक्चर्स के कंटिन्यूएशन में ही वो शायद क्वेश्चंस होंगे कि रुग्ण में व्याधि के कोई हेतु अगर नहीं मिल रहे हैं तो वह व्याधि उसके माता ने गर्भावस्था में किए हुए अपचारज व्याधि है, ऐसा समझ सकते हैं क्या? यदि और इस उस व्यक्ति में वैसे कोई, हाँ, एडिशनल क्वेश्चंस इसके साथ में हम जोड़ सकते हैं। व्याधि के लक्षण बीज दोष जनित है या आहार विहार जनित है, ये कैसे समझे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित ही होंगे क्वेश्चंस। यदि माता को कोई व्याधि पूर्व से है तो वो दोष बीज में आते हैं, और पिता को यदि कुछ दोष है तो वो बीज में आते हैं। अन्यथा आने वाले दोष ये बीज दोषज नहीं होते। पहले माता को वो व्याधि है क्या कोई, अब पिता को कोई व्याधि है तो वो फिर बीज दोष में आते हैं। जैसे प्रमेय है अथवा अन्य कोई व्याधि है, वो ऐसे आते हैं। और यदि माता पिता को कुछ नहीं है तो बीजोत्थम अन्य की आवश्यकता नहीं है, फिर वो अपचारज है, गर्भस्थ अपचारज है। अब गर्भस्थ अपचारज है, ये समझने के लिए एक तो अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ये बालक अपना मन से कुछ खाता नहीं है, जो आहार माता करती है उस प्रकार होता है, तो वहां पर वो व्याधि माता के अपचार से बना है। अब थोड़ा बड़ा होता है, अपने आप खाने लगता है, तब जाकर कुछ व्याधि होते हैं, तो फिर वो उसके अपचार से, उस हेतु मिलते हैं तो उसके अपचार से होते हैं। कुछ अवस्था ऐसी होती है कि जो हेतु माता पिता ने किए हैं, माँ ने किए हैं, अथवा गर्भाशय की अवस्था के, इसमें अनेक प्रकार है। गर्भाशय, काल, प्रकृति, देश, इन सब का वर्णन है उसमें, केवल माता का आहार नहीं है। तो यदि गर्भाशय में ऐसी स्थिति है कि उसके परिणाम स्वरूप कुछ विकृति उत्पन्न हुई, जैसे पैर टेढ़ा होना, किसी के पैर उल्टे होते हैं। अब ये बच्चे ने जन्मता तो कुछ जन्म के बाद सामान्य आहार किया, और लेकिन पैर तो उल्टे हैं। अब ये किसके कारण है? ये गर्भस्थ परिस्थिति के कारण है। उसको सोने की, बैठने की जो अवस्था है, उसमें वो पैर सीधे नहीं हो पाए हैं। अब ये ठीक हो सकते हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। ये ठीक किए जा सकते हैं यदि पैर टेढ़े हैं तो। ये अपचारज, गर्भाशय के अपचारज है। गर्भाशय में जगह नहीं है, माता का जगह कम पड़ गई है, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, या आसन अवस्था में कुछ गड़बड़ी हो माँ के, उसमें भी हो सकता है। ये है। तीसरा और एक होता है, एक मैंने पेशेंट देखा था, इसलिए मुझे वो ज्यादा, मैं उससे प्रभावित हो गया हूँ। ऐसे अन्य पेशेंट भी देखे, लेकिन ये विशेष पेशेंट नहीं देखा मैंने, ये इससे प्रभावित हो गया हूँ। एक लड़की जो 16 साल की हो गई है, एमसी शुरू हो गई। उसके पहले उदर शूल था, कम था, ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। गोली देकर ठीक होता था, कुछ शूलग्न द्रव्य लिया तो ठीक होता था। अब जैसे आर्तव शुरू हो गया, आर्तव काल के समय पहले 3 दिन और दूसरे 4 दिन ऐसे मिलाकर इतना शूल होता था पेट में, कोई द्रव्य काम ही नहीं करता था।
सब काम बंद। और इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन ले चुके हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हो चुकी है। अब अंतिम प्रयास, अंतिम नहीं कहूंगा उसको, और एक प्रयास। मुझे पूछा, मैंने व्यक्ति को पूछा, आप कुछ वाताकर कुछ खाते हो, जागरण करते हो, ज्यादा व्यायाम करते हो, ज्यादा तीखा खाते हो, क्या करते हो? तो लड़के ने कहा, मैं सब नॉर्मल करता हूँ, व्यायाम भी तो नॉर्मल है, जागरण बिल्कुल नहीं है, लेकिन 4 दिन मैं परेशान रहती हूँ, 5 दिन कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने माता को पूछा कि जब ये गर्भावस्था में थी तब आपके आहार में वैशिष्ट्य क्या था, विशेष क्या था? तो उसने कहा कि मैं इतना मिर्ची खाती थी कि मेरे आंखों से, नाक से पानी टपकता था, और बाकी लोग तो खा ही नहीं सकते थे, घर वाले मेरा खाना खा नहीं सकते थे, उनके लिए अलग बनाती थी मैं। अब इसका परिणाम शरीर में रहा, उसके बाद उसकी चिकित्सा नहीं की गई, विशेष रूप से चिकित्सा। अब जब वो गर्भाशय काम में लगा तब ध्यान में आ गया। अब मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैंने कहा आर्तव काल आने के पूर्व 1 हफ्ता 2 अनुवासन बस्ती दो, 3 दिन में 1, बस इतना करो। और ऐसा लगातार 3-4 महीने करो। पहले महीने में 2 बस्ती दिए, अब की बार शूल हुआ लेकिन सहन करने जैसा था। फिर उसके बाद अगले महीने में और कम हुआ, तीसरे महीने में लगभग नहीं के बराबर, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि हफ्ते में 1 बार के, अब महीने में 1 बार मात्रा बस्ती चालू रखो, लगभग 6 महीने चालू रखो। आज तक पेट का दर्द नहीं है, उसको 3-4 साल हो गए। पेट में मैंने एक भी दवा नहीं ली, आहार में परिवर्तन कुछ भी नहीं किया। हो सकता है इस प्रकार व्यक्ति में कोई हेतु नहीं मिलते हैं, तो माता ने किए हुए आहार का परिणाम शरीर पे कुछ मात्रा में रह सकता है, यदि उसका परिशीलन नहीं किया गया उचित समय पे तो रह सकता है। इस प्रकार इसका निर्णय आप कर सकते हो। और कुछ है? चलो, आज के विवेचन के बारे में 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो मात्रा बस्ती जो हम लेते हैं, मात्रा बस्ती और यापन बस्ती, ये दोनों एक है क्या? और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बस्ती का प्राप्त काल किस तरीके से समझे? दोषों का प्राप्त काल, बस्ती हाँ के लिए, मेरा क्योंकि अवस्था आ विरोध गया, के लिए, विरोध आपने के लिए, स्त्रीहन दिया। के लिए, बस्ती के लिए प्राप्त प्राप्त काल काल कैसे? नहीं है। प्राप्त काल उसी को कहते हैं कि चिकित्सक को यह ध्यान में आना चाहिए कि लंघन ठीक हो गया है। लंघन ठीक हो गया, इसके लक्षण ग्रंथकार देते हैं। देखिए, अध्याय निकालिए, लंघन भूंगड़ी है। देखिए श्लोक नंबर, अध्याय 22, पेज नंबर 121, श्लोक नंबर 25, 34, 35, 36, 35, 34, 35। चरक सूत्रस्थान अध्याय 22 सूत्र क्रमांक 34। वातमूत्र पुरुषाणां विसर्गः गात्र लाघवे हृदय उद्गार कंठ आस्य शुद्धौ
तंद्रा क्लमे गते स्वेदे जाते रुचौ च एव क्षुत्पिपासा सहोदये कृतं लंघनम आदेशम निर्व्यथे च अंतरात्मनि। बस अब यहाँ पर ये आपने जो लंघन किया, पाचन दिया, दीपन दिया, क्षुत निग्रह किया, व्यायाम दिया, आतप सेवन दिया, ये पाचन लंघन पाचन है, सभी लंघन है। तो उसमें पाचन भी आता है, दीपन पाचन भी आता है। तो आहार परिवर्तन किया आपने, थोड़ा सा व्यायाम दे दिया, जो भी आपने उचित समझा वो किया आपने। परिणाम क्या हुआ? एक, लंघित मादिशेत, कृत लंघन मादिशेत, कि ऐसे लक्षण उत्पन्न हो गए तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति लंघित हो गया है। लंघित हो जाना, इसी का अर्थ प्राप्त अवस्था है, प्राप्त काल है, शोधन के लिए प्राप्त काल है। क्या लक्षण उसके? वात मूत्र पुरुषाणाम विसर्ग, कोई बिना किसी रुकावट के मन होता है, गात्र लाभ आ गया, शरीर हल्का हो गया है, हृदय उद्गार कंठ शुद्धि है, तंद्रा निकल गई है, थकान निकल गई है, स्वेद उत्पन्न हो गया है, रुचि उत्पन्न हो गई है, और व्यथा जो थी, व्यथा यानी व्याधि के लक्षण, ये जैसे आप लंघन प्रारंभ करते हो हेतु बन करके, वैसे स्वयं शांत होने लगते हैं। अष्टांग हृदय में इसका वर्णन बड़ा अच्छा किया है, लंघित मादिशेत करके। उसपे ये कहते हैं कि जो लक्षण है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जिस लक्षण से रोगी पीड़ा है, ये समझना है। निकाल सकते हो कि अष्टांग हृदय का अध्याय वो, मेरे पास किताब नहीं है इस समय। लंघित लक्षणानि, लंघित लक्षणानि, शायद वो दोषोपक्रमणी अध्याय 13। हाँ हाँ, लंघित लक्षण। लंघित लक्षण, हाँ सर, विविधोपक्रमणी 14वां अध्याय। काय झालं? लंघन, लंघित लक्षणानि। देखिए, विमलेन्द्रियता सर्गो, सभी इंद्रिया स्वच्छ है। इंद्रियों में तो इंद्रिय है ही, कंठ स्वच्छ है, नासा स्वच्छ है, मलानाम सर्ग, मलमूत्र का विसर्ग उत्तम होता है, लाघव है, रुचि उत्पन्न हुई है, क्षुत्रुट सहोदय है, मन प्रसन्न है, उद्गार शुद्धि है, कंठ शुद्धि है, और जो अगला शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण है, व्याधि मार्दव उत्साह। जिस व्याधि के लिए लंघन दिया है आपने, जिस व्याधि के लिए रोगी आपके पास आया है, उसमें व्याधि मार्दव आता है, उत्साह आता है, तंद्रा नाश होता है। लंघित, ये लंघित के लक्षण है। मैं आपको ये बताऊं, ये अनुभव लेने की बातें हैं। आप निर्णय करिए ये संतर्पणजन्य व्याधि है और हेतु बंद कर दिए, कुछ मत करिए, ये लक्षण अपने आप आपको दिखने लगते हैं, अपने आप दिखने लगते हैं। और फिर आवश्यकता हो तो आप औषधि आप दे सकते हो, लेकिन बिना औषधि दिए भी ये लक्षण
धीरे 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 हेतु बंद करने के बाद कम होते हैं, ये भी लंघन है। और ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। ग्रंथकार तो अनुभव की बात ही लिखते हैं, लेकिन जिसको ग्रंथ पर विश्वास नहीं है वो अनुभव लेकर तो निश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें व्याधि मार्दव ये लक्षण है। निर्व्यथा ये लक्षण, ये शब्द के लिए ये व्याधि मार्दव शब्द आया है। और अंतरात्मा ने मन प्रसन्न होता है। और इसके ऊपर, उसके उपरांत लंघन यदि आप कंटिन्यू करते हो, इसके बाद भी देते हो, तो उसके परिणाम भी दिए हैं। वो क्या है? पर्वभेद, अंगमर्द, शोष, मुखशोष, तृष्णा, दौर्बल्य श्रोत्र नेत्रयोः, देहाग्नि बलनाशश्च, ये अतिलंघित निषेध है। इसलिए लंघन की मर्यादा हमें प्रतिक्षण रुग्णों की परीक्षण करते हुए देखनी है। और ये लक्षण आने के बाद आप समझ लीजिए कि अभी इस समय अब आप रोगी को स्नेहन करके शोधन कर सकते हो। अनुवासन मस्ती देकर स्नेहन कराओ, अथवा अभ्यंतर स्नेहन देकर बाद स्नेहन कराओ और फिर शोधन कराओ। इस प्रकार आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ हमारा विषय आज का यहाँ समाप्त होता है। अध्याय रह गया आज, लेकिन मैं ये आपको समझाना चाहता था, ये मेरा प्रयास था। यदि आप समझ गए तो बहुत आनंद है, नहीं समझ पाए तो ये मेरी गलती है, मैं नहीं समझ पाया हूँ, इसलिए फिर अधिक अध्ययन करूंगा। और कुछ प्रश्न है? आणखी के प्रश्न आहेत का? This conference will now be recorded. और दूसरा प्रश्न ये था कि अभी के काल में मात्रा बस्ती में तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अभी का अधिकरण वैसे बस्ती प्रकरण नहीं है। ये पहिला प्रश्न क्या था? पहिला प्रश्न आधी सांगा। मात्रा बस्ती और यापन बस्ती ये एक ही है क्या? ये भिन्न है। मात्रा बस्ती, यापन बस्ती में क्वाथ होता है, द्रव्यों का क्वाथ होता है, द्रंगन द्रव्यों का क्वाथ होता है, और मात्रा बस्ती में केवल स्नेह होता है। दूसरा, मात्रा बस्ती में अभी के काल में स्नेह की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हाँ, हर व्यक्ति की स्नेहपान की जो मात्रा है, ह्रस्व मात्रा 6 घंटे की, उस व्यक्ति की जो हो सकती है अंदाज से उतना, यानी लगभग 40 ml तक आप दे सकते हो, 30 to 40 ml। और बस। हाँ सर, यही इतने क्वेश्चन।